ऑडिट ऑफ बैंक्स चैप्टर बहुत बहुत इजी चैप्टर है, मान के चलना मेरी बात। और एग्जाम में सर 6 से 8 नंबर का एमसीक्यूज अगर आपको मिल गए ना तो सर वो बोनस हो गए। सर क्या बात कर रहे हो, ऑडिट ऑफ बैंक्स? सर ऑडिट ऑफ बैंक्स तो सर हमें काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है। क्या बात कर रहे हो यार, ऑडिट ऑफ बैंक्स में मैंने 1 घंटे 16 मिनट का वीडियो डाल रखा है। अंजलि बोल रही इतना डिफिकल्ट टॉपिक को इजी बना दिया, आज पहली बार कोई लेक्चर एक पे देखा। ठीक है, अमेजिंग क्लैरिटी, दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर, सच अंडररेटेड चैनल। अगर ये इतने लोग बोल रहे कि इजी बना दिया तो मतलब बनाया होगा ना। ये 1 घंटे 16 मिनट का वीडियो अगर आपने देख रखा है तो बहुत बढ़िया, आपको तो क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू कुछ कॉन्सेप्ट का दे दूंगा, बिकॉज वो कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही अपने क्वेश्चन टिके हुए है ना। अगर आपने ऑडिट ऑफ बैंक्स नहीं कर रखा, मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि सर जीरो भी होना है इस चैप्टर में तो भी 1 घंटा 16 मिनट और एक मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का वीडियो 2 घंटे अपने इन्वेस्ट कर दो। आज और कल का समय है, 1.5 डेज में तो वो भी टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, आज और अगर कल दिन तक कर सकते हो तो कर लो ये चीज़, मज़ा आ जाएगा। ये चैप्टर में 8 नंबर के एमसीक्यू 6 नंबर के एमसीक्यू आ गए ना, आपको लगेगा सर पेपर में मज़ा आ गया। ठीक है, तो रिकमेंडेशन है, बाकी जितना आपको टाइम मिले उसके हिसाब से करना। बाकी जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ में शेयर बिल्कुल करना। मैं इसके केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को एक बार टेकअप करता हूँ, मेरी बात को सुनो। सर चैप्टर नंबर 10 ऑडिट ऑफ बैंक्स। ऑडिट ऑफ बैंक्स में ना कुछ एरियाज है जहाँ पे आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। एक है एडवांसेस का टॉपिक। देखो बैंक वाले क्या करते हैं, कैसे कमाते हैं पैसा मेजरली, जो लोन देते हैं जो एडवांसेस देते हैं उस पर ब्याज की इनकम होती है, मेजर इनकम वही होती है। अब एडवांसेस में क्या 2 तरीके के होते हैं, आपको यहाँ से एमसीक्यू पुटअप होएगा। एक होता है फंडेड लोन, एक होता है नॉन फंडेड लोन। सर फंडेड लोन में एक्चुअल में सर बोरोवर को पैसा दिया जाता है, और नॉन फंडेड में सर पैसा नहीं दिया जाता। ना ना ना, पैसा नहीं दिया जाएगा, बैंक गारंटी दे दी जाती है, लेटर ऑफ क्रेडिट इशू कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना, एग्जाम्पल में आपसे पूछेंगे सर ये फंडेड लोन का एग्जाम्पल है या नॉन फंडेड का एग्जाम्पल है। नॉन फंडेड में सर पैसा नहीं दिया जाता, लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक गारंटी उसका एग्जाम्पल है। फंडेड, नॉन फंडेड में तो ये हो गए, फंडेड में सर पैसा दिया जाता है, सीसी, ओडी, टर्म लोन, फिर बिल डिस्काउंटेड एंड परचेज, इंटरेस्ट बियरिंग स्टाफ लोन, पार्टिसिपेशन ऑन रिस्क शेयरिंग बेसिस। ये कुछ एग्जाम्पल होते हैं फंडेड लोन के। सीसी, ओडी, टर्म लोन, डिमांड लोन, ये तो आपने कॉमनली सुने हुए ही होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ का ध्यान में रखते हुए चलना, एग्जाम्पल पे क्वेश्चन बनेगा। फिर एक और चीज़ बताता हूँ, क्लासिफिकेशन ऑफ एडवांस सिक्योरिटी वाइज। देखो क्या होता है, ये है बोरोवर, ये है बैंक। ठीक है, बोरोवर ने बैंक से सपोज करो कोई लोन लिया, टर्म लोन। टर्म लोन में उसने लेट्स से कि अपनी बैंक अपनी उसने ना प्रॉपर्टी गिरवी रख दी। ठीक है, तो जो प्राइमरी सिक्योरिटी उसने गिरवी रखी हुई होती है ना, जो जैसे जमीन यहाँ पे रख दी तो उसको अपन बोलते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी। ठीक है, अब यहाँ पे बैंक वाले बोलते हैं कि नहीं नहीं सर इससे काम नहीं चलेगा सर, कुछ एडिशनल सिक्योरिटी भी आपको देनी पड़ेगी, तो वो होती है आपकी कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, तो नेचर वाइज सिक्योरिटी 2 तरीके की बटी हुई होती है, प्राइमरी सिक्योरिटी, कोलेटरल सिक्योरिटी। मेन सिक्योरिटी जो बोरोवर ऑफर करता है ना बैंक को, दैट इज प्राइमरी सिक्योरिटी। एडिशनल सिक्योरिटी कोई और ऑफर करी, दैट इज कोलेटरल सिक्योरिटी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थोड़ा सा स्पीडली करेंगे अपन। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, समझते हुए चलना। मोड ऑफ क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, यहाँ पे पहला है मॉर्गेज का। मतलब बोरोवर कोई ना कोई चीज़ें गिरवी रख रहा है, तो गिरवी रख रहा है तो वो अलग अलग टाइप में कैटेगराइज होता है। पहले मैं आपको बोल रहा हूँ मॉर्गेज। मॉर्गेज भी 2 टाइप का होता है, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। होम लोन एग्जाम्पल आप ध्यान में रखते हुए चलोगे। ठीक है, होम लोन लेने गए, बोरोवर ने होम लोन लिया। अब एक तरीका तो क्या है, मॉर्गेज डीड साइन हो जाएगी जहाँ पे सब कुछ डिटेल लिख दी जाएगी और वहाँ पे आपकी मॉर्गेज हो जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं अपन रजिस्टर्ड मॉर्गेज। वहाँ पे मॉर्गेज डीड साइन हो जाती है, क्लियरली लिखा हुआ होता है कि ये बोरोवर है, इसका ये घर था, इसने ये हमारे को मॉर्गेज कराया है। एक होता है इक्विटेबल मॉर्गेज, जहां पे बोरोवर क्या करता है, अपने ओरिजिनल टाइटल डीड्स बैंक के पास में रखवाता है, वो होता है आपका इक्विटेबल मॉर्गेज। ठीक है, तो मॉर्गेज के 2 टाइप एग्जाम में पूछते राजा, रजिस्टर्ड मॉर्गेज, इक्विटेबल मॉर्गेज। अच्छा, मॉर्गेज जनरली इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल सिक्योरिटीज के लिए होता है। इक्विटेबल मॉर्गेज कब होगा, जब आप टाइटल डीड से बैंक के पास में छोड़ के आ रहे हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है सर, मॉर्गेज डीड ही साइन हो रही है रजिस्टर्ड मॉर्गेज में। ठीक है सर, रजिस्टर्ड मॉर्गेज में आप होम लोन का एग्जांपल ध्यान में रख के चलोगे। सेकंड में बोलता हूँ प्लेज। प्रियंका गांधी, अरे प्रियंका गांधी, पी गांधी, गांधी भाई, तो ये प्रियंका गांधी बहुत ज़्यादा गोल्ड पहनती है।
ठीक है, तो गोल्ड लोन का एग्जांपल ध्यान में रखते हुए चलना। अब गोल्ड लोन कोई लेने जाता है तो क्या गेम होता है कि बैंक में वो अपना गोल्ड गिरवी रखता है ना? तो मतलब पोजेशन ट्रांसफर हो रही है, पर ओनरशिप तो भाई साहब बोरोवर की है ना, गोल्ड तो अभी भी मेरा ही है, मैंने बैंक के पास में गिरवी रख दिया है बस। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज। प्लेज में क्या होता है, पोजेशन ट्रांसफर होती है पर ओनरशिप फिर भी बोरोवर के पास में ही है। ये चीज का ध्यान रखना। प्लेज, गोल्ड का एग्जांपल लेके चलो यार, कॉमन सेंस यूज करो। गोल्ड आप बैंक के पास में गिरवी रखते हो पर ओनरशिप तो आपकी है, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज। अब बात करते हैं हाइपोथिकेशन। हाइपोथिकेशन में एग्जांपल ध्यान में रख लेना तो तुम लॉजिक पकड़ लोगे। सर कार लोन का एग्जांपल ध्यान में रखते हुए चलना, ठीक है? कार लोन का एग्जांपल, सीसी का एग्जांपल लेके चलना। सर कार लोन में क्या होता है, बैंक आपको कार के बेसिस पे लोन देता है। कार मेरी है, ओनरशिप मेरी होती है, और सर कार भी मैं ही ड्राइव कर रहा होता, बैंक के पास में मेरी कार नहीं पड़ी हुई होती, कार भी मैं ही ड्राइव कर रहा होता हूँ। तो सर यहाँ पे गेम क्या हुआ, ओनरशिप भी बोरोवर के पास में है और पोजेशन भी बोरोवर के पास में। सर प्लेज में ऐसा नहीं होता था, प्लेज में देनी पड़ती थी। गोल्ड लोन एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है? हाइपोथिकेशन में क्या हो रहा है, सर पोजेशन और ओनरशिप दोनों बोरोवर के पास में। ये जनरली कौन सी में होता है, मूवेबल सिक्योरिटीज के केसेस में होता है ये, ठीक है? कैश क्रेडिट एक और इसका एग्जांपल है। सीसी का लोन लिया जाता है जनरली वर्किंग कैपिटल लोन, स्टॉक और डेटर्स के बेसिस पे लिया जाता है, ठीक है? तो क्या स्टॉक तुम क्या बैंक के पास में रख के आ जाते हो, पोजेशन तो तुम्हारी रहती है, ओनरशिप तो तुम्हारी रहती है। हाँ, ठीक है। हाइपोथिकेशन मैंने काफ़ी अच्छे, थोड़ा सा इसको और डिटेल में डिस्कस करा था, थोड़ा सा और आराम आराम से डिस्कस करा था। अभी थोड़ी सी स्पीड तेज है राजा, और अगर तुमने स्पीड एक के ऊपर कर लिया तो फिर तो भगवान भरोसे हो तुम यार, फिर तो भगवान भरोसे हो, निकल लो यहाँ से, मैं कह रहा हूँ पढ़ाई कर लो, कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, ठीक है? फिर असाइनमेंट। सर असाइनमेंट में क्या हो रहा है, बेसिकली दो चीज़ें होती है, बुक डेट और LIP। ये बैंक के पास में रहती है और बैंक आपको लोन दे देता है। मतलब आपने क्या करा है, अपने एग्जिस्टिंग या फ्यूचर डेट या राइट बैंक को दे दिए और बैंक आपको उसके अगेंस्ट में लोन दे रहा है। बेस्ट एग्जांपल होते हैं इसके बुक डेट एंड LIP पॉलिसीज, ठीक है? हाँ। देन सेट ऑफ। सेट ऑफ में क्या होता है, सपोज कर कोई क्रेडिटर है, सेट ऑफ में ऐसा समझ कि एक्स लिमिटेड का कोई लोन था 50,000 का, ठीक है? बैंक और उसकी थी FD 1 लाख की, है ना? अब वो भाई साहब पैसे नहीं दे रहा है तो बैंक है ना इससे सेट ऑफ कर सकती है, क्रेडिट डेबिट को सेट ऑफ कर सकती है, अलाउड है सर। अच्छा, इसमें मान के चलना सर HDFC बैंक में जितनी भी ब्रांचेस है उसको एक मान लेते हैं, क्योंकि यार HDFC बैंक में सपोज करो उसने लेट्स से वैशाली ब्रांच में लोन ले रखा है और लेट्स से नरीमन पॉइंट ब्रांच बॉम्बे की, उसमें उसने FD करा रखी है, सर सेट ऑफ हो सकता है, अलाउड है, अलाउड है। बट सर कॉमन सेंस यूज लगाओ, ठीक है? HDFC बैंक की तो ब्रांचेस को एक मान लेगी बैंक, अरे क्या HDFC और SBI आपस में कर लेंगे क्या? HDFC बैंक वाले का लोन नहीं चुक रहा, वो बोल रहा है SBI वाले को तेरी FD मेरे को दे दे यार, तेरे वहां पे इसने FD करा रखी है, सेट ऑफ कर लेते हैं। SBI वाले बोलेगा है पागल है क्या? आप बात समझ रहे हो? ठीक है, कॉमन सेंस यूज करना, ठीक है? सेट ऑफ। देन लियन का कॉन्सेप्ट क्या है, लियन का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि सर इट इज अ क्रिएशन ऑफ लीगल चार्ज गिविंग राइट टू लेंडर टू सीज या लिक्विडेट असेट। यहां पे राइट होता है कि भाई वो सीज कर लेगा या लिक्विडेट कर लेगा असेट को, ठीक है? ये मैंने आपको थोड़ा सा शॉर्ट में समझाया, कम शब्दों में चीजें समझाने की कोशिश करी है, एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। आई थिंक इस पर्टिकुलर टॉपिक से 4 नंबर का क्वेश्चन पुटअप हो सकता है और आपसे पूछे कि भाई बता क्या चीज है, ठीक है? तो 4 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से स्पेसिफिकली आ सकता है, ठीक है? हाँ, डन। अब मेरी बात को सुनना, अब सबसे इंपॉर्टेंट NPA, इसी पे मेजरली क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, नॉन परफॉर्मिंग असेट। अब पहले नॉन परफॉर्मिंग क्यों बोल रहे हैं, देखो आपने किसी को एडवांस दिया था, उससे ब्याज की इनकम आ रही थी, प्रिंसिपल का पेमेंट आ रहा था, बैंक वाले खुश थे, राजी थे। अब एकदम से क्या हुआ सर, वो नालायक भाई साहब कुछ पेमेंट करने में दिक्कतें कर रहा है, दैट इज अब वो एडवांस नॉन परफॉर्मिंग। पहले वो परफॉर्म करके दे रहा था बैंक को, तो बैंक बोल रहे थे परफॉर्मिंग असेट, परफॉर्मिंग असेट। अब वो जब इंटरेस्ट या प्रिंसिपल देने में कोई दिक्कतें हो रही है तो बैंक उसको क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा है नॉन परफॉर्मिंग असेट, और ये डेंजरस है। नॉन परफॉर्मिंग असेट अगर किसी को क्लासिफाई कर देते ना तो गेम क्या होता है, प्रोविजन भी बनाना पड़ता है और साथ के साथ में उसकी इनकम आगे जाके आप कैश बेसिस पे ही बुक कर सकते हैं, मतलब अक्रूवल बेसिस पे उसका ब्याज की इनकम बुक ही नहीं कर सकती बैंक, ठीक है? और यहां पे रिवर्सल का कॉन्सेप्ट भी चलता है भाई। रिवर्सल का कॉन्सेप्ट क्या, कि अगर कोई खाता NPA हो गया है, ठीक है, और कोई इनकम आपने बुक कर रखी थी नहीं मिली है, ठीक है, उसको रिवर्स करो।
रिवर्स करो, जब मिलेगी तब वापस बुक कर लेना, रिवर्स करो। तो यहाँ पे एनपीए के बहुत सारे रूल्स होते हैं। अभी एनपीए में सिंपल लॉजिक चलो यार कि दिक्कत ये क्यों है, क्योंकि बैंक के पास में उसकी जो इनकम हो रही थी, उसका जो प्रिंसिपल का पेमेंट आ रहा था वो नहीं आ रहा था, उसको टेंशन हो गई, इसलिए वो प्रोविजन बना रहा है, इसलिए कैश बेसिस का कॉन्सेप्ट ला रहा है, रिवर्सल ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट ला रहा है। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन बनेंगे, मैं क्वेश्चंस पे आने वाला हूँ बस। अभी एनपीए में क्या होता है कि इंटरेस्ट या इंस्टॉलमेंट का पेमेंट टर्म लोन के केस में, टर्म लोन जनरली का होता है, बड़े लंबे लोन होते हैं ये, जनरली फैक्ट्री खोलने के लिए ये लोन्स दिए जाते हैं। ठीक है ना, जोरदार तरीके के वो होते हैं। अभी मैंने एक जने का 3 करोड़ का लोन कराया था। ठीक है, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट, अभी कुछ बोलने वाला था वो क्लास के बच्चों को ही बोलता हूँ मैं। ठीक है, अभी यूट्यूब पे थोड़ी ना बोलेंगे। इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट ऑफ पेमेंट रिमेन ओवर ड्यू ग्रेटर देन 90 डेज इन केस ऑफ टर्म लोन। ठीक है, टर्म लोन के केस में ओवर ड्यू 90 डेज। अभी ओवर ड्यू में भी कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूँ, पहले छोटी छोटी बातें हैं यार यहाँ पे, है ना। ओवर ड्यू में क्या हुआ कि सपोज का ड्यू डेट ऑफ इंस्टॉलमेंट है 2/5, अगर 2/5 को पे नहीं कराना तो वो खाता ओवर ड्यू हो जाएगा। आई एम नॉट सेइंग एनपीए हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, एनपीए में तो अभी रोक टोक है, रुक जा। अभी वो खाता क्या होगा, ओवर ड्यू। मतलब आपने ड्यू डेट पे नहीं करा, मतलब वो ओवर ड्यू हो गया, बात खत्म। हाँ, अगर ये टर्म लोन के केस में ओवर ड्यू ग्रेटर देन 90 डेज हो गया ना, तो बैंक उसको एनपीए बोलता है। तो आपसे तो एमसीक्यू में ओवर ड्यू में ही मजे ले लेंगे आपके। आप वो 90 डेज टिक कर देंगे, अरे ओवर ड्यू मतलब ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं हुआ तो ओवर ड्यू हुआ। ठीक है, अब ओवर ड्यू अगर ग्रेटर देन 90 डेज हुआ तो टर्म लोन के केस में एनपीए बोलना। अगर बिल डिस्काउंटेड इन परचेज के केस में 90 डेज में ओवर ड्यू बोल 90 ग्रेटर देन 90 डेज हुआ ओवर ड्यू तो एनपीए बोलना। सर सीसीए और ओडी के केस में आउट ऑफ ऑर्डर अगर होता है तो एनपीए बोलते हैं, और आउट ऑफ ऑर्डर की फिर 3 कंडीशन होती है। ठीक है, क्या समझे क्या बात को, क्या ये बात आप समझे? हाँ, अभी सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने टर्म लोन के केस में क्या बोला, ओवर ड्यू ग्रेटर देन 90 डेज। सर सीसीओडी के केस में मैंने बोला आउट ऑफ ऑर्डर हो गया तो एनपीए। आउट ऑफ ऑर्डर के लिए इन्होंने 3 कंडीशन बोली, और कोई सी भी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी ना तो आप एनपीए बोल दोगे। सर क्या, एन अकाउंट बिकम्स आउट ऑफ ऑर्डर इफ उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस रिमेन कंटिन्यूसली इन एक्सेस ऑफ सेंशन लिमिट या ड्राइंग पावर। सर सपोज करो बैंक ने आपको सेंशन करा लोन 50 लाख का। ठीक है सर, एक ड्राइंग पावर का भी कॉन्सेप्ट होता है 40 लाख। सपोज करो ड्राइंग पावर है 40 लाख। ये ड्राइंग पावर कैलकुलेट होती है स्टॉक और डेटर्स के बेसिस पे। ठीक है, वहां पे कैलकुलेशंस होती है, इसका एक क्वेश्चन भी आता है। ड्राइंग पावर ध्यान रखना कभी भी सेंशन लिमिट से ज्यादा नहीं हो सकती, कभी भी नहीं हो सकती है। अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस इनसे कंटिन्यूसली ज्यादा चल रहा है ना, कंटिन्यूसली क्यों ज्यादा चलता है उसके भी रीजन होते हैं। बोरोअर को सेंशन लिमिट या ड्राइंग पावर से उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा चल रहा है ना, कंटिन्यूसली खाता एनपीए घोषित कर देते हैं। दिक्कत है भाई। ठीक है, उसको 50 लाख का लोन सेंशन किया था, एडवांसेस का बैलेंस धीरे धीरे करके, मतलब सपोज करो इंटरेस्ट ड्यू हो गया तो वो टाइमली बेसिस पे नहीं कर रहा है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज़्यादा चलने लग गया। अगर कंटिन्यूसली इन एक्सेस है ना, क्या करोगे सर, आप एनपीए घोषित कर दोगे। और सपोज कर आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सेंशन लिमिट ड्राइंग पावर, जो कि होना चाहिए, बट है ना सर बैलेंस शीट डेट पे ऑडिटर देख रहा है कि 90 डेज से कोई क्रेडिट ही नहीं हुआ है, बैंक वाले देख रहे हैं 90 डेज से कोई क्रेडिट ही नहीं हुआ है, एक भी एंट्री नहीं हुई है, एनपीए घोषित करो। मैंने क्या बोला, आउटस्टैंडिंग बैलेंस इज लेस देन सेंशन लिमिट या ड्राइंग पावर, बट बैलेंस शीट डेट, प्लीज फोकस ऑन दिस, अभी बताता हूं, बैलेंस शीट डेट पे ऐसा दिख रहा है कि सर कोई क्रेडिट ही नहीं हुआ है, एनपीए घोषित कर मेरे भाई। या तीसरा केस है क्रेडिट आर देयर, हो तो रहा है, पैसा तो आ रहा है, बट दे आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द पीरियड, एनपीए घोषित कर। कर कर एनपीए घोषित कर। एनी ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाइड, एनपीए घोषित कर। इधर आ जा। अरे किधर गया मेरा क्वेश्चन भैया, रुको। जस्ट अ सेकेंड। 25 इज ड्राइंग पावर, ये कैलकुलेशन, ये भी ड्राइंग पावर का क्वेश्चन है। 28 अच्छा क्वेश्चन है।
आओ क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 32 इससे थोड़ा इजी करवा देता पहले, पर चलो 32 पे आ जाओ। एमटीपी सितंबर 25 का क्वेश्चन। सर ये एक्सट्रैक्ट दे रखा है खाते का, 25 लाख एडवांस करे थे, सीसी 25 लाख की, ठीक है। ये कुछ एक्सट्रैक्ट दिया है, पूरा खाते का नहीं दिया है, बस एक्सट्रैक्ट दे दिया है। ड्रॉइंग पावर ड्यूरिंग द पीरियड वॉज कंसिस्टेंट एट 25 लाख, ठीक है सर। द अकाउंट वॉज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड असेट। द सिक्योरिटी चार्ज विद द बैंक रिमेन इंटैक्ट, सिक्योरिटी में भी कोई इशू नहीं था। पर हुआ क्या है यहाँ पे सर, 25 लाख से 2475 चल रहा है बैलेंस, मतलब ठीक है सर, कोई दिक्कत ही नहीं, आउटस्टैंडिंग बैलेंस हमेशा लेस ही है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, पहली कंडीशन इज ओके। बट अभी ये चीज देखने को मिल रही है कि सर खाते में 2475 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, 1 लाख बोरोवर ने दिया, उसके बाद में सर बोरोवर का कोई क्रेडिट ही नहीं आया है। देखो बोरोवर का कोई क्रेडिट ही नहीं आया है, ये है आपकी डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर आप देखो तो सर 3 महीने से बोरोवर का कोई क्रेडिट ही नहीं आया है, नो क्रेडिट। अरे मान ले भाई तेरी सिक्योरिटी पड़ी हुई होगी, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, तेरा कोई क्रेडिट ही नहीं आया है, और क्रेडिट ही नहीं आया बैलेंस शीट डेट पे देखते ये चीज 3 महीने से क्रेडिट नहीं आया है, आप एनपीए घोषित करोगे। आप सर कैसे लिखोगे, आपको एग्जाम में मार्क्स किसके मिलेंगे, 3 नंबर तो 3 कंडीशन के मिलेंगे, और फिर चौथे में आप समझाओ ना उसको फैक्ट ऑफ द केस कंक्लूजन करके, वो ठीक है, ठीक है क्या। हाँ अभी सुनना, अभी एक और क्वेश्चन कराता हूँ, मेरे को क्वेश्चन मिल जाए यार। क्वेश्चन का गया, क्वेश्चन नंबर 19। कैश क्रेडिट है 1 करोड़ का, ड्राइंग पावर दे रखा है 80 लाख का, और आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 75 लाख का। मतलब ठीक है सर, पहली कंडीशन तो वायलेट नहीं हो रही है। ऑल्सो द इंटरेस्ट चार्ज टू द अकाउंट इज 3.5 लाख एंड द टोटल क्रेडिट इन टू द अकाउंट फॉर द क्वार्टर इज 2.5 लाख। अरे प्रॉब्लम यहाँ हो गई, बैंक वाले 3.5 लाख का इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं, और पता पड़ रहा है सर पूरे क्वार्टर में सर 2.5 लाख ही पैसा है। मतलब आप इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहे हैं बोरोवर, आपका खाता एनपीए हो जाएगा, बिकॉज सीसीओडी में सर तीसरी कंडीशन यही है। तीसरी कंडीशन क्या है, क्रेडिटर देयर बट दे आर नॉट इनफ टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड। आपको क्या करना पड़ेगा, तीनों कंडीशन पहले लिखनी पड़ेगी, फिर ये कहानी लिखनी पड़ेगी। समझ रहे हो क्या, क्लियर है क्या सर। सर ये मैंने छोटा सा आपको बता दिया, हालांकि मैंने ये सारी चीज़ें बताऊँ किधर कवर कर रखी है, मैं आपको बता दूँ। अगर थोड़ा सा डिटेल में देखना है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में मैंने ये सारे क्वेश्चंस कवर कर रखे बढ़िया बढ़िया। और मैंने सर 1 घंटा 16 मिनट का वीडियो, मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोलता हूँ, इस वीडियो से आपका काम मेजरली ऑडिट और बैंक्स का हो जाएगा, अगर थोड़ा सा दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो नहीं पढ़ रखे हैं ऑडिट और बैंक्स, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्यों। ठीक है, अब इधर आ जाओ, ये मैंने तुम्हें 2 क्वेश्चन भी करा दिए। अब एक चीज़ का ध्यान रखना सर, आज ही मैंने टेलीग्राम चैनल पे इस पे एमसीक्यू पूछा था, असेट क्लासिफिकेशन इज डन एज पर बोरोवर वाइज एंड नॉट फैसिलिटी वाइज। मेरे भाई राजू ने कार लोन लिया था, होम लोन लिया था, होम लोन में सर ड्यू कब से हो रखा था, एनपीए हो रखा था, कार लोन सर सपोज करो रेगुलर था। ये एग्जाम्पल उल्टा है, मैंने उल्टा बोल दिया, ठीक है। अभी सुनना सर, एक लोन रेगुलर था, एक लोन एनपीए था, सर क्या करे, सर क्या करे, मेरी बात को सुनना। रूल ये होता है कि अगर बोरोवर में एक भी खाता एनपीए हो गया ना, तो सारी फैसिलिटी को एनपीए बोलेंगे। मतलब जैसे इस वाले एग्जांपल को ले लेता हूं मैं, कार लोन की 4 ईएमआई मिस हुई थी, मतलब ये एनपीए था। होम लोन में वो सब कुछ बढ़िया पे कर रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैंक वाले बोलेंगे सब कुछ एनपीए, अब तेरा सब कुछ एनपीए। सर एक और एग्जांपल, क्लासिफिकेशन रिकवरी के बेसिस पे होती है, सिक्योरिटी के बेसिस पे नहीं होती है। सपोज कर तुमने 1 करोड़ का लोन लिया था, 10 करोड़ की सिक्योरिटी रखवाई थी, बहुत बढ़िया, ठीक है, एग्जांपल के लिए, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। 1 करोड़ का लोन लिया था, 10 करोड़ की सिक्योरिटी रखवाई थी, पर तुम सर पैसा ही पे नहीं कर रहे, बैंक वाले बोल रहे एनपीए करेंगे, तुम बोल रहे हो सर सिक्योरिटी पड़ी है ना, देख लो सर, बैंक वाले बोलते नहीं, आई डोंट केयर, तुम्हारी सिक्योरिटी से मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरी रिकवरी से फर्क पड़ता है, एनपीए घोषित करना पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ अब एक चीज सुनना, यहां पे एनपीए के नियम सुन लो। मैंने तुम्हें बोला कि सर बैंक वाले एनपीए घोषित कर देंगे। अब एनपीए घोषित कर दिया तो सर क्या, प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो देखो सपोज करो ये खाता एनपीए हो गया है,
इसके 1 साल तो बैंक है ना एनपीए में इसको सबस्टैंडर्ड बोल के चिल्लाता रहता है कि सबस्टैंडर्ड खाता है और 15% का प्रोविजन बना देता है। कितना परसेंट प्रोविजन बनाता है? 15% प्रोविजन बनाता है। ठीक है, जैसे ही 1 साल कंप्लीट होता है ना वो डाउटफुल की कैटेगरी में डालता है। D1 D2 D3 D1 D2 D3। सर D1 क्या बोलता है? ये खत्म हुआ, इसका 1 साल तक वो D1 बोलता जाता है इसको, डाउटफुल। ईयर 1 से ईयर 3 है भाई, 2 नहीं है। ईयर 1 से ईयर 3 तक उसको वो D2 बोलता है और फिर बाकी वो D3 बोल देता है। एनपीए में भी डरावनी कैटेगरी है कि यार ये थोड़ा कम डरावना एनपीए है, ये बड़ा खतरनाक एनपीए है यार ये। ठीक है, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल। जैसे जैसे टाइम निकलता जाएगा, एनपीए का पीरियड निकलता जाएगा, ऑब्वियसली सर प्रोविजन की परसेंटेज बढ़ती जाएगी। तो इन्होंने क्या बोला, सब स्टैंडर्ड में परसेंटेज 15% लगाना। सर डाउटफुल में है ना, D1 है, D2 है, D3 है। D1 में तो सर 25% लगाना सिक्योर्ड अमाउंट का, अनसिक्योर्ड का 100% लगाना। इस पे भी कैलकुलेशन है, इस पे भी क्वेश्चन है। सर D2 में बोला 40% लगाना सिक्योर्ड का, अनसिक्योर्ड का 100%, D3 में 100%। ठीक है, यहाँ पे गेम क्या हुआ, 15 25 40। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, सब स्टैंडर्ड का 15, D1 का 25, D2 का 40। ठीक है, अनसिक्योर्ड वाले का तो 100%। और सर अगर कोई असेट को लॉस घोषित कर देते ना, कोई असेट को अगर लॉस घोषित कर देते ना, तो वहाँ पे तो 100% प्रोविजन ही बनता है। आरबीआई ने घोषित कर दिया, इंटरनल ऑडिटर ने घोषित कर दिया, 100% प्रोविजन बनता है। ठीक है, अब सर ये सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड का लॉजिक भी समझ लो। सपोज कर आउटस्टैंडिंग लोन 100 लाख का है और सिक्योरिटी की रिलाइजेबल वैल्यू 60 लाख है, तो कहना से अनसिक्योर्ड पोर्शन 40 लाख हो गया। इस तरीके से अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड पोर्शन की कैलकुलेशन होती है। इधर आ जाओ, क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये देखो, आरटीपी मई 2024, क्या दे रखा है, ठीक है, ये मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ। आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, 50 लाख का। ठीक है, वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी कितनी है, 40 लाख की। तो 40 लाख की है, तो कहने से अनसिक्योर्ड इज हाउ मच, 10 लाख। हाँ, अब ये कौन सी कैटेगरी है, D1 कैटेगरी है भाई। D1 कैटेगरी है तो परसेंटेज देख क्या है, D1 में क्या परसेंटेज है कि 25% तो सिक्योर्ड का, 100% अनसिक्योर्ड का। आ जाए इधर, तो भाई तेरी 10 लाख का तो पूरा बन गया, 10 लाख का प्रोविजन। और बाकी कितना है तेरा, 40 लाख। 40 लाख का कितना बनेगा, 25%। कितना हुआ, 10 लाख। 20 लाख बनना चाहिए था प्रोविजन, इसने कितना बनाया, 7.5 लाख। ठीक है, प्रोविजन 20 लाख का बनना चाहिए था, 7.5 लाख का बनाया, गलत करा है। ठीक है, डन। अब एक और क्वेश्चन था इसका, चलो चलो इधर आ जाओ। यहां तक आप ध्यान रखोगे। अब एक दो चीज़ें और बता रहा हूँ ताकि तुम बिल्कुल फिट बैठ जाए तुम्हारे चीज़ें दिमाग में। स्टैंडर्ड असेट, आपका नॉर्मल असेट स्टैंडर्ड चलता है ना, 90 दिन होते होते वो एनपीए हो जाता है, फिर एनपीए की अलग बाइफिकेशन है। तो क्या होता है, स्टैंडर्ड असेट से एनपीए घोषित होते समय भी है ना, बैंक अलग अलग कैटेगरी में बांटता जाता है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो। SMA 0, SMA 1, SMA 2। अगर पेमेंट ओवरड्यू 1 से 30 डेज तक है, वो SMA 0 घोषित करता है। अगर 31 से 60 दिन तक है, SMA 1। 61 से 90 दिन, अरे भाई साहब एनपीए घोषित होने वाले हो, SMA 2। और भाई साहब उसके बाद में तो तुम एनपीए घोषित हो जाते हो। मतलब पहले अर्ली वार्निंग सिग्नल, फिर मॉडरेट स्टेट, फिर बोलता हाई रिस्क है भाई, एनपीए घोषित होने वाला है। और अगर 90 दिन हो गए तो भाई एनपीए खत्म। फिर एनपीए की अलग क्लासिफिकेशन, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल। ठीक है, एनपीए का मैंने इंपैक्ट क्या बताया था कि प्रोविजन बनाना पड़ेगा। आप आगे जाके इनकम कैश बेसिस पे बुक करोगे और आपको रिवर्सल भी इनकम करनी पड़ेगी अगर कोई बुक हो गई थी और उसका पैसा नहीं मिला है तो। ठीक है क्या, हाँ सर। अब एक चीज़ सुन लो, गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस थोड़े से स्पेशल है। मेरी बात को सुनना सर, अगर मोदी जी का सपोर्ट है पीछे आपके, तो आपको किसी बात की टेंशन क्या। सर कोई बोरोवर के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट की सपोर्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले, मोदी जी बोल रहे मैं हूं ना पीछे यार, क्या लोड ले रहा है भाई, मैं हूं पीछे, मस्त रहे बैंक वाले, मस्त रहे यार, मैं हूं पीछे यार, ठीक है मेरी गारंटी है, मोदी जी मोदी जी बोल रहे मैं हूं, कोई लोड नहीं है।
बैंक वाले बोलते हैं अगर मोदी जी बोल रहे तो यार फिर हम क्यों लोड ले, हम प्रोविजन ही नहीं बनाएंगे, हम खाते को स्टैंडर्ड ही मानेंगे सर, हम प्रोविजन बनाएंगे ही नहीं। हाँ, पर बैंक वाले एक बात पे बोल देते हैं, मोदी जी देखो यार आपने बोल दिया, आपकी बात की मान रख ली, हमने सर प्रोविजन नहीं बनाया सर, पर हम है ना सर आगे से बस इसकी इनकम है ना कैश बेसिस पे बुक करेंगे। मोदी जी इतना तो समझो यार, आपकी एक बात मान ली ना कि प्रोविजन बुक नहीं करेंगे, ठीक है आपने बोल दिया, ठीक है बात खत्म से मोदी जी अब, पर है ना सर, सर कैश बेसिस पे ही इनकम बुक करेंगे, अक्रूवल बेसिस पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मोदी जी की गारंटी थी इसलिए इतनी बातें हो गई। अब स्टेट गवर्नमेंट गारंटी एडवांसेस, वो नीतीश जी आए, नीतीश जी की गारंटी आई, ठीक है नीतीश जी की गारंटी आई, वो दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी की गारंटी आई। बैंक वालों ने बोला अरे यार प्लीज़ यार प्लीज़, देखो मोदी जी ने बोला हमने बातें मान ली, नॉर्मली स्टेट गवर्नमेंट में के केस में अगर 90 डेज से होगा, हम तो भाई साहब उसको एनपीए मानेंगे, उसका प्रोविजन बुक करेंगे और उसको कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। मोदी जी ने बोला था जब तक हमने उसको प्रोविजन नहीं बनाया था, ठीक है, यहाँ पे तो भाई हम प्रोविजन भी बनाएंगे, बात खत्म यार, ठीक है। दिस इज़ अ स्पेशल केस, ठीक है। मैंने अब बहुत सारा कॉन्सेप्ट कवर कर लिया। नाउ भाई मैं अब आ रहा हूँ मेरे क्वेश्चंस पे, ठीक है, मैं अपने क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, एमसीक्यू की बुक इधर आ जाओ। सो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ पूरे केसेस। एक केस तो फेवरेट केस आपको बार बार देखने को मिलेगा, दिस इज केस सिनेरियो 6। मिस्टर श्याम ने हाउसिंग लोन भी लिया था, कार लोन भी लिया था। हाउसिंग लोन की ईएमआई 120 दिन हो गई थी, मतलब एनपीए, और कार लोन 60 डेज तक की ओवरड्यू हुआ था, मतलब स्टैंडर्ड है, अभी भी 90 दिन तक हुए नहीं है। सर क्या करे भाई, दोनों खाते को एनपीए मानना पड़ेगा, क्योंकि मैंने फैसिलिटी बोरोवर वाइज बोला था आपको, ठीक है। हाँ, अभी यहाँ पे पहला तो हो गया, ए बी इंडस्ट्री को देख लेते हैं। ए बी इंडस्ट्री भाई साहब, तुम डाउटफुल D1 की कैटेगरी में हो, तुम्हारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस 10 लाख है और फुल्ली सिक्योर्ड है, मतलब अनसिक्योर्ड तो ही नहीं, तो कितना प्रोविजन बनाते हैं 10। D1 कैटेगरी में सब स्टैंडर्ड होता है 15, D1 होता है 25, D2 होता है 40, है ना, तो 25% कितना हुआ, 2.5 लाख, 2.5 लाख बनाना था, ठीक है। अभी इसने कितना बना रखा है, इसने बना रखा है 5 लाख, तो गलत कर रखा है, बढ़िया सर। फिर और किसका क्वेश्चन है, RS एंटरप्राइजेस। RS एंटरप्राइजेस भाई तुम हो D2 की कैटेगरी में और फुल्ली सिक्योर्ड है, अगर इसमें से कुछ अनसिक्योर्ड पोर्शन होता तो उस पर तो 100% ही बलता। अगर फुल्ली सिक्योर्ड है D2 की कैटेगरी, 40% होता है, 30 इंटू 40% कर लो भाई, 12 लाख आएगा। और इसने कितना बना रखा है, पूरा का पूरा 30 लाख बना रखा है, गलत है, 12 लाख, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 6 करा दिया मैंने तुम्हें। 14 पे आ जाओ। 14 14 इधर देखना। 14 में क्या गेम है सर, पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की बातों को सुनता हूँ, ये लोग क्या बोल रहे हैं, सुनना। सेंट्रल गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, हाउएवर द गारंटी वॉज नॉट इन्वोक्ड, इन्होंने कोई गारंटी दी थी, गारंटी इन्वोक भी नहीं, मतलब चल रही है। एंड द एडवांसेज वर ओवर ड्यू फॉर 95 डेज, ओ हो 90 डेज हो गए, मोदी जी ने गारंटी भी दे रखी है, क्या करोगे। मैंने मैंने कहा क्या करोगे भाई, तुम बोलोगे कि सर हम प्रोविजन तो नहीं बनाएंगे, चलो मोदी जी ने बोला है हम प्रोविजन नहीं बनाएंगे, ठीक है सर, हम स्टैंडर्ड मान लेंगे इसको, पर है ना सर हमारी बात हो गई थी, कैश बेसिस पे ही अलाउड करेंगे अब, ठीक है। अब इन्होंने क्या करा, दीज एडवांसेस वर क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड असेट एंड वर रिगार्डेड एज एनपीए फॉर इनकम रिकॉग्निशन पर्पस, सही है बिल्कुल, भाई बिल्कुल सही बोल रहा है, स्टैंडर्ड असेट, मोदी जी देखो प्रोविजन नहीं बनाया था, स्टैंडर्ड असेट, पर यार इनकम बेसिस के लिए तो कैश बेसिस पे रिकॉर्ड करेंगे, इनकम बेसिस के लिए हम एनपीए मान लेते हैं, ठीक है भाई। स्टेट गवर्नमेंट की क्या कहानी हुई, गारंटी वॉज नॉट इन्वोक्ड एंड एडवांसेस वर ओवर ड्यू बाई 80 डेज, ठीक है। दीज एडवांसेस वर ऑल्सो क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड असेट एंड वर रिगार्डेड एज एनपीए फॉर द इनकम रिकॉग्निशन पर्पस। अब है ना इसे ने गूगली खेल ली, बच्चा 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 सोचेगा लॉ लॉ मेरी बात को कि स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला था, वो सोचेगा अरे पहले तू ये कॉमन सेंस लगा कि खाता एनपीए हो रहा है क्या, 90 डेज निकले क्या, अरे 90 डेज निकले ही नहीं तो एनपीए तो घोषित कभी होगा ही नहीं, ठीक है। अब वो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लॉजिक नहीं है यहाँ पे गेम क्या है, अरे ओवर ड्यू बाई 80 डेज ही है, जब 90 डेज हुआ ही नहीं तो खाता स्टैंडर्ड ही रहेगा इन एनी केस, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। देखो भाई इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा है, विच ऑफ द ट्रीटमेंट बाय द बैंक ऑन द प्रोविजन एंड इनकम रिकॉग्निशन
सीजी के केस में तो सही था, स्टेट गवर्नमेंट के केस में गलत था, तो 1 सही था, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के केस में गलत था, क्यों गलत था मैंने बता दिया तुम्हें, लॉजिक भी बता दिया उसका। डन सर। अब ये वाला, ओ हो, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब एक केस तुम्हें बताता हूँ, पहले इधर से देख लो। सुनना मेरी बात को ध्यान से। सर एक स्पेशल केस है, सपोज करो कोई ऐसा केस हुआ जहाँ पे सर बोरोवर की सर सिक्योरिटी वैल्यू ना बहुत तेजी से गिरी है, बोरोवर की सिक्योरिटी वैल्यू बहुत तेजी से गिरी है। पहला केस, रिलाइजेबल वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी की वैल्यू है ना सर, वो कितनी रह गई है, लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय बैंक आरबीआई एट द लास्ट इंस्पेक्शन। प्लीज फोकस करना कि जो वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी पहले मानी गई थी ना, सपोज करो 10 करोड़, आज की डेट में वो 4 करोड़ ही रह गई है। तो बैंक वाले बोलते भाई साहब इसको डाउटफुल बन दो, इसको डाउटफुल घोषित करो। सर क्यों? क्योंकि सिक्योरिटी की वैल्यू बहुत तेजी से गिर गई है, ठीक है। अच्छा 50% आप किसका ले रहे हो, प्लीज फोकस हियर, 50% आप किसका ले रहे हो सर, जो पहले की वैल्यू थी, ठीक है। दूसरा केस में उस सिक्योरिटी की वैल्यू इतनी गिरी है कि वो लेस देन 10% है, किसका, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ बोरोवर अकाउंट। आप खाते को लॉस मानोगे सर? 10% किसका सर? सिक्योरिटी वैल्यू का नहीं, 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग इन बोरोवर अकाउंट। क्या बोलोगे? लॉस। रूल को ध्यान में रखते हुए चलना, 4 नंबर का क्वेश्चन भी पुटअप हो जाएगा यहां से। मैंने क्या बोला? अगर वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 50% ऑफ द वैल्यू असेस्ड बाय बैंक एट द लास्ट इंस्पेक्शन, तो डाउटफुल मानना। अगर लेस देन 10% ही रह गई ना, और व्हाट इज इंपॉर्टेंट, आउटस्टैंडिंग इन बोरोवर अकाउंट, लॉस मानना। आजा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है? 25 लाख। रिलाइजेबल वैल्यू कितनी रह गई? 2.25 लाख। सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस के हिसाब से 10% निकाले तो कितना होता है? 2.5 लाख। अरे ये तो 2.5 लाख से भी कम गिर गई। क्या करोगे? खाते को लॉस मानोगे, बात खत्म। खाते को लॉस मानोगे, 100% प्रोविजन, खत्म। समझे क्या? क्लियर है क्या? डन सर। हाँ, अब ये एक पूरा ड्राइंग पावर की कैलकुलेशन पे क्वेश्चन है, ठीक है। आपने अगर सर वो पढ़ रखा है डीपी की कैलकुलेशन का, तो आप ये क्वेश्चन अभी आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर लोगे, ठीक है। डीपी की कैलकुलेशन अगर नहीं कर रखी है, नहीं आती, तो मैं इस वीडियो में तो अभी तो नहीं समझा पाऊंगा इतना क्विकली, क्योंकि कुछ छोटे मोटे एडजस्टमेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये अगर कर रखा तो होमवर्क है, नहीं कर रखा तो जो मैंने वीडियो आपको बोल रखा है उसमें टाइम स्टैम्प में जाना, डीपी का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेना, ठीक है। एग्जाम में 4 नंबर का क्वेश्चन रिसेंटली आया था, बैंक ऑडिट से डीपी कैलकुलेशन, फर्जी क्वेश्चन। डन सर। 6 हो गया, 14 हो गया, अब आ जाओ 27 पे। 27 27 भाई, इसमें अलग अलग केस है, बहुत प्यारे प्यारे केस है, मैं आपको समझाता हूँ। पहला केस है गवर्नमेंट गारंटी से, ये वाला केस करते चलो, इशू 2, गवर्नमेंट गारंटी देखते हैं। असेट क्लासिफिकेशन ऑफ एसजे अकाउंट हैज सीन नो रिकवरी फॉर द पास्ट 18 months, मतलब एनपीए। हाउएवर बैंक हैज नॉट अप्लाइड एनपीए और इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स टू दिस अकाउंट। द मैनेजमेंट जस्टिफाइड दैट अकाउंट इज गारंटीड बाय द सीजी एंड दैट एनपी एंड द इनकम रिकॉग्निशन नॉर्म्स आर नॉट एप्लीकेबल। गलत बात कर दी ना बैंक तुमने, देखो। हमने मोदी जी से एक बात करी थी कि मोदी जी आपके कहने पे हम खाते को चलो स्टैंडर्ड ही मानेंगे, प्रोविजन नहीं बनाएंगे, पर मोदी जी कैश बेसिस पे ही उसकी रिकवरी अब अलाउड करेंगे, ठीक है। तो ये तो बैंक भाई साहब गलत जस्टिफाई कर रहे हो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में। अच्छा स्टेट गवर्नमेंट के केस में तो हम पूछते ही नहीं है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में ये रूल था, गलत कर रखा है इन्होंने, गलत कर रखा है। आप इनकम रिकॉग्निशन तो कैश बेसिस पे आपको करना ही पड़ेगा, मतलब इनकम रिकॉग्निशन के लिए तो एनपीए मानो भाई, ठीक है। हाँ, अब सेकंड, ये वाला थर्ड पे आओ, पूरा पढ़वाना पड़ेगा। एबीसी ट्रेडर्स हैव अप्लाइड फॉर सीसी कैश क्रेडिट फॉर सपोर्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑन अकाउंट ऑफ बिजनेस एक्सपेंशन। In discussion with ABC, HFC has requested different forms of security depending on the nature, which include immovable property, goods in stock, account receivable, insurance policy. Oh ho. Borrower provided the security and was sanctioned cash credit of 4.5. अभी मैं तुम्हें एक और एमसीक्यू का पॉइंट बता देता हूँ, सुनना। सर अगर है ना 5 करोड़ की सीसी देते हैं ना फंडेड में,
फंडेड लोन इज ग्रेटर देन 5 करोड़, तो है ना स्टॉक ऑडिट कराता है बैंक वाला आपका। ये सर किसकी लिमिट है? 5 करोड़ की लिमिट होती है स्टॉक ऑडिट कराने की। यहाँ पे 4.5 करोड़ लिमिट है, तो मतलब स्टॉक ऑडिट तो एप्लीकेबल नहीं है। स्टॉक ऑडिट तो एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं सर कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी है। इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो कहना है सर ये मॉर्गेज वाला केस हो रहा है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन पूरा एक बार देखना पड़ेगा। ये वाला मैंने तुम्हें करा दिया, ये वाला बताना है, ठीक है। स्टॉक ऑडिट डन की जरूरत, स्टॉक ऑडिट करवाने की जरूरत है क्या? आंसर इज नो। तो पहले मैं देखता हूँ नॉट मैंडेटरी वाला। नॉट मैंडेटरी मतलब ये दोनों में से ही चूज करेंगे अपन, ठीक है। अब इसमें से पूछा इन्होंने कि ये प्लेज है क्या, मॉर्गेज है क्या? बताओ। प्लेज में तो क्या होता है, पोजेशन भी ट्रांसफर हो जाती है, मॉर्गेज में ऐसा नहीं होता। डी, ठीक है, डन। अब प्रोविजन नॉर्म्स फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में यहाँ पे केस देखो, सीसी है 300 की, ठीक है। आउटस्टैंडिंग बैलेंस है 308 का, और रिलाइजेबल वैल्यू गिर गिर के रह गई है 25 लाख। कहना है से सर आउटस्टैंडिंग बैलेंस 308 लाख का 10% से भी कम गिर रह गई है, तो अभी इसको क्या करोगे? लॉस असेट। यार इतनी इजी होते हैं क्या बैंक ऑडिट के एमसीक्यू? बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ठीक है सर। मैंने फर्स्ट वाला अगर आपको ये रूल पता है ना, फर्स्ट वाला इज रिलेटेड टू कंसोर्शियम। कंसोर्शियम में क्या होता है कि जो मेन बैंक होता है और एक बाकी के बैंक्स होते हैं, तो बाकी के बैंक्स अपनी बुक्स में तभी रिकॉर्ड उस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द रिकवरी, ठीक है। एनपीओ उस बेसिस पे घोषित करते हैं। तो अभी कंसोर्शियम का पूरा कॉन्सेप्ट मैं नहीं समझा रहा हूँ, बाकी के मेरे को चीज़ें टेकअप करनी है। 49 मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर ज़्यादा दिक्कत है बैंक ऑडिट में, वो वीडियो देख लो, थैंक यू बिल्कुल बोल के जाओगे तुम 100%। तुम्हें लगेगा सर ये चैप्टर कोई डिफ़िकल्ट है क्या, ये चैप्टर इतना फर्जी चैप्टर है, तुम्हें ऐसा फील होएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो अपन ने भी करा था, 49 जैसा क्वेश्चन तो कर लिया था। करोगे? चलो वीडियो पॉज करके एक बार क्वेश्चन कर लो ना, वीडियो पॉज करके एक बार ये क्वेश्चन खुद से बनाओ। यहाँ पे इन्होंने प्रोविजन कितना कितना बनना चाहिए था, चलो अपने हिसाब से बना के चेक करो। चेक करना एक बार, मैं बता रहा हूँ। अब ए बी इंडस्ट्री में आउटस्टैंडिंग अमाउंट सिक्योरिटी अवेलेबल थी, डाउटफुल तो D1, तो 25% कितना हुआ? 2.5 लाख। D2, D2 में 30 लाख 30 लाख फुल, ये सेम ही क्वेश्चन हो गया दिखता है मेरे हिसाब से। D2 में अगेन सर 12 लाख, इंस्टीट्यूट ने वही पूछ लिया क्या? हाउसिंग लोन कार लोन वाला सेम एग्जांपल है। एक एग्रीकल्चर एडवांसेस से रिलेटेड एक पॉइंट जोरदार है। अब एग्रीकल्चर एडवांसेस का कॉन्सेप्ट समझ लो पहले क्या होता है। एग्रीकल्चर एडवांसेस में सर दो तरीके के क्रॉप्स होते हैं, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स। सर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप्स कौन से होते हैं? जिसमें सर क्रॉप सीजन लॉन्गर देन 1 ईयर होता है, और जो लॉन्ग ड्यूरेशन नहीं है वो शॉर्ट ड्यूरेशन बोला जाता है, मतलब 1 ईयर से ज़्यादा उनका क्रॉप सीजन होता है। सर ये कौन डिसाइड करता है? ये स्टेट लेवल की बैंकर कमेटी डिसाइड करती है, ठीक है। अब सुनना, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में एनपीए का रूल क्या होता है कि अगर ओवरड्यू हो गया 2 क्रॉप सीजन से ज़्यादा, मतलब अगर 4 महीने का क्रॉप का सीजन है दैट इज शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप, तो 8 महीने से ज्यादा अगर ड्यू हो गया है पैसा, तो उसको शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में एनपीए घोषित करोगे आप। सर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में क्या रूल होता है कि अगर एक क्रॉप सीजन से ज्यादा ओवरड्यू हो गया है, मतलब सपोज कर 14 मंथ्स का मैंने लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप का क्रॉप सीजन था, तो लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में क्लासिफाई होगा, ठीक है। अगर 14 मंथ निकल गए ना ओवरड्यू हुए, तो आप उसको क्या क्लासिफाई करोगे? एनपीए घोषित करोगे। थोड़ा सा स्पीड हो सकती है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप्स, अभी बताओ इस वीडियो में ना आई एम नॉट सेटिस्फाइड, मैं आपको सही बताऊँ ना, क्योंकि मेरे को बस वही टेंशन है कि वो बच्चा वो बैंक ऑडिट पढ़ के आया नहीं आया है, ठीक है। अगर उसको पढ़ के आया हुआ होता तो मेरे को बस केवल और केवल एमसीक्यू कराने होते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली करवा रहा हूँ कि भाई अगर पढ़ रखा है तो उसको कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। तो शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप में तो सिंपल सा रूल था कि 2 क्रॉप सीजन अगर ओवरड्यू हो गए तो आप क्या करोगे? एनपीए। लॉन्ग ड्यूरेशन में 1 क्रॉप सीजन, अभी यहाँ पे एमसीक्यू देख लो। सर बैंक हैज प्रोवाइडेड अ लोन ऑफ 20 लाख अंडर केसीसी एग्रीकल्चर लोन वाली स्कीम में हो गया, ठीक है, विच हैज अ हार्वेस्ट पीरियड ऑफ 3 to 4 months, शॉर्ट ड्यूरेशन।
देयर हैज बीन नो ट्रांजेक्शन इन अकाउंट फॉर लास्ट 90 डेज। सर क्या बैंक ने इसको, ब्रांच हैज क्लासिफाइड द लोन एज ए स्टैंडर्ड असेट। मेरी बात सुन सर, 3 से 4 महीने का इन्होंने पीरियड दिया है, ठीक है। अपन तो 2 क्रॉप सीजन लेते हैं ना, अपन 90 डेज वाला रूल तो यहाँ पे लेते ही नहीं है। हाँ, तो 2 क्रॉप सीजन वाला रूल लेते हैं वैसे भी अपन। और 2 क्रॉप सीजन के हिसाब से तो भाई 3 से 4 मंथ्स मतलब 6 से 8 मंथ्स वाला पीरियड हो गया। यहाँ पे तो 90 दिन ही तो बीके, ठीक है ना यार, स्टैंडर्ड सही है, कोई दिक्कत नहीं है। एनपीए क्यों घोषित होगा, क्यों क्यों घोषित होगा एनपीए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये भी आपका एक और क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। 69 मैं चाहता हूँ एक बार आप खुद से ट्राई करो, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी रिपीट है, आपका काम हो जाएगा। देखो ये थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा स्पीडली था, मैंने कोशिश करी इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट आपको रिकॉल करा दूँ। अगर मैं अगेन बोलता हूँ, अगर बैंक ऑडिट में वीकनेस है, मैं आपको वो वीडियो रिकमेंड बार बार बोलूँगा, वो वीडियो से आपका काम हो जाएगा। डेफिनेटली आपको ऐसा लगेगा सर ये बहुत हल्का चैप्टर है, बहुत ही ईजी चैप्टर है, लिटरली बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। बाकी ये कुछ ट्रिकी एरियाज थे जो मेरे को लगता है आ सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रिकी एरियाज है जहाँ पे इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चंस नहीं पूछा है और आगे जाके शायद पूछ सकता है, जो आपके केस बुकलेट में भी नहीं है। पर वो कैसे आप कर पाओगे, अगर थोड़ा सा बैंक ऑडिट का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो, ठीक है क्या। हाँ सर, डन। तो बैंक ऑडिट का तो बस मोर देन इनफ है, ठीक है। बाकी मैं आपके लिए कुछ 1-2 ट्रिकी वीडियोस और लेके आऊँगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर देना एंड कमेंट सेक्शन करके मेरे को बताना। चलो, थैंक यू गाइस।